नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज की तारीख है 8 जून 2023 ईस्वी। आज का न्यूज़ डिस्कशन वीडियो है ये, और द हिंदू और दैनिक जागरण, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। पीटी और मेंस दोनों एग्जाम में आपका काम आएगा ये। अंत तक देखिएगा वीडियो को। कई सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो मैं अंत में बताता हूँ, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अंत में भी आते हैं। एडिटोरियल वगैरह तो अंत में ही रहता है, तो अंत तक देखिएगा। और उससे पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो लोग नए हैं चैनल पर उनको पता होना चाहिए। हिस्ट्री एनसीईआरटी एमसीक्यू शुरू हो गया, इसमें 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ एमसीक्यू हम लोग करेंगे 12th और 11th के। न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो का प्लेलिस्ट भी है, और गाइडेंस में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। सिलेबस से लेकर बुक लिस्ट तक सब कुछ मिल जाएगा, कैसे तैयारी करना चाहिए, स्ट्रेटजी, पीटी में सब कुछ। इकोनॉमिक्स का भी अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। बीपीएससी जीएस2 का भी लेक्चर का प्लेलिस्ट है। निबंध का भी बना हुआ है, साथ में आईआर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आईआर में जो भी टॉपिक अपलोड हैं उन्हीं में से मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं। आप जाकर किसी भी साल का पेपर देख सकते हैं। चलते हैं आज के पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं। क्या है पहला? एमएसपी की घोषणा हो गई है। आपको पता होगा कि रबी सीजन से पहले रबी फसलों पर एमएसपी की घोषणा की जाती है, और खरीफ सीजन से पहले खरीफ के फसलों पर एमएसपी की घोषणा की जाती है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। मतलब अगर किसानों को जो भी फसल उपजाएंगे, देखिए यहाँ पर फसलों का लिस्ट दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी फसल वो उपजाएंगे, अगर वो बाज़ार में नहीं बिकता है या बहुत ही कम दाम पर बिकता है, तो कम से कम एमएसपी पर सरकार तो खरीद लेगी ही लेगी। यानी कि मान लीजिए गेहूं का दाम पर एमएसपी भारत सरकार ने रखा कि 15 रुपये हम गेहूं पर एमएसपी रखते हैं। यदि बाज़ार में 14 रुपये दाम पर बिकना शुरू हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट को 15 रुपये में बेच देंगे। 15 रुपये तो कम से कम उनको दाम मिलेगा ही मिलेगा। एमएसपी मैं इससे पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और किस किस फसल पर दिया जाता है ये भी सरकार पूछती है, कई बार अभी एग्जामों में पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए दिया गया है। फसल धान्य है, और ज्वार है, और बाजरा है, रागी है, मक्का, अरहर, मृग, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सूरजमुखी के बीज हैं, सोयाबीन है, तिल, और बहुत सारे तिलहन दिलहन पर दिया जाता है। जिस भी चीज़ का फसल का उत्पादन गवर्नमेंट को बढ़ाना होता है, मान लीजिए तिलहन का उत्पादन सरकार को बढ़ाना है, तो क्या करेगी सरकार? उस पर एमएसपी घोषित कर देगी फसल के रोपने से पहले। इससे क्या होगा? किसान देखेंगे कि तिलहन पर एमएसपी मिल रहा है, तो बोलेंगे इसमें अगर हम तिलहन को लगाएंगे खेत में, तो हमारा एक दाम तो सिक्योर है ही है कि भाई 15 रुपये तो गवर्नमेंट देगी ही देगी इस फसल का, अगर दाम कम भी गया तो इसीलिए क्या होते हैं, उन चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। किसान अधिक से अधिक उसको लगाने की कोशिश करते हैं। और जिस चीज़ का प्रोडक्शन गवर्नमेंट को कम करना होता है, उस पर क्या करेगी? तो एमएसपी को गवर्नमेंट कम कर देती है या समाप्त कर देती है। इससे क्या होता है? उसका उत्पादन कम होता है तुलनात्मक रूप से। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है न्यूज़, एमएसपी में बताऊंगा अभी डिटेल में। क्या है न्यूज़ कि एमएसपी बढ़ाकर दाल संकट को कम करने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। अब दालों पर एमएसपी बढ़ा देगा तो क्या होगा? किसान दाल अधिक लगाएंगे अपने खेत में। इससे क्या होगा? दाल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दाल हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। मोजाम्बिक और अफ्रीका के बहुत सारे देशों से हमें दाल आयात करना पड़ता है। अपने यहाँ दाल की खपत तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उपज उसकी कंपेयर करें तो कम होती है। दलहन के सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद, हम दलहन का दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन उपभोग हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है दालों का कि हम उसको पूर्ति अपने घरेलू चीज़ों से नहीं कर पाते हैं। दाल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र ने मूंग, उड़द व अरहर के एमएसपी में अच्छा इजाफा किया है। इन तीनों दाल कौन कौन से? प्रमुख रूप से यही 3 दाल हम लोग खाते हैं, मूंग, उड़द और अरहर के एमएसपी में इजाफा किया है। सबसे ज़्यादा मूंग के एमएसपी में प्रति कुंटल 803 रुपये की इजाफा की गई है। मूंग दाल के प्रोडक्शन को गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है। एक दिन पहले ही केंद्र ने एमएसपी पर दाल की खरीद की सीमा को बढ़ाकर 40% कर दिया। मूंग का उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में इसी साल चुनाव भी है, और ये भी एक रीजन हो सकता है। और दाल का उत्पादन जब भी आए, दाल के उत्पादन कौन कौन से राज्य हैं, तो आप एमपी का नाम ले सकते हैं। एमपी में खूब सारे दाल का उत्पादन होता है। राजस्थान का नाम ले सकते हैं। राजस्थान में खूब सारे दाल का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में भी दालों का उत्पादन होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि दाल ऐसी जगह पर भी उपज सकता है जहाँ पर पानी की कमी हो, क्योंकि आपने अगर खेत में गौर से देखा होगा तो खेत के जो मेड़ होते हैं उस पर लगाए जाते हैं कई बार अरहर वगैरह के पेड़, है ना, छोटे छोटे जो झाड़ियाँ टाइप होते हैं उस पर लगाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब एमएसपी में बता देता हूँ डिटेल में। एक दिन और मैंने बताया था किसी भी टॉपिक को आपको सर्च करना होता है तो कैसे सर्च करते हैं गूगल पर, तो आपको डिटेल में ये सब वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे एमएसपी सर्च करना तो क्या लिखेंगे? एमएसपी यूपीएससी हिंदी।
यूपीएससी हिंदी इसको सर्च करेंगे तो दृष्टि का वेबसाइट, ध्येय आईएएस, बहुत सारे वेबसाइट खुलकर आ जाते हैं जहां पर आप जाके डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं टॉपिक वाइज। और जैसे मान लीजिए G20 सर्च करना था, G20 यूपीएससी हिंदी ऐसे सर्च करेंगे तो बहुत सारे आईएएस के वेबसाइट होते हैं, आईएएस इंस्टीट्यूशंस के, जो आपको मिल जाएंगे। एमएसपी क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है कि भारत में कृषि विकास की रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू उचित कृषि कीमत को लागू करना है। इस संदर्भ में एमएसपी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। एमएसपी सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक न्यूनतम कीमत होती है जिस पर किसान चाहे तो सरकार को अपना माल बेच सकते हैं यदि बाजार की कीमत कम है तो। मान लीजिए बाजार में कोई चीज़ 10 रुपये मिल रहा है, 10 रुपये का बिक रहा है, किसानों को नुकसान हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उस चीज़ पर 15 रुपये का एमएसपी रखा हुआ है तो किसान क्या करेंगे? गवर्नमेंट को वो चीज़ बेच देंगे। कौन खरीदती है? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई खरीदती है चीज़ों को। एमएसपी सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली न्यूनतम कीमत होती है जिस पर किसान चाहे तो सरकार को अपना माल बेच सकते हैं। इस प्रकार एमएसपी किसानों को बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में एमएसपी की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर 1965 में लागू किया गया था। 1965 में कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? तो उस समय शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री और उसी समय लागू किया गया था। लक्ष्मीकांत झा जी का नाम याद रखिएगा, समिति है ये। एमएसपी से जुड़े हुए प्रावधानों से सवाल पीटी मेंस में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की सिफारिश के आधार पर एमएसपी की घोषणा फसलों की बुआई से पहले की जाती है। दो फसल के मुख्य रूप से रबी खरीफ सीजन होता है। रबी सीजन कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए भाई, अगर थोड़ा सा भी गांव घर से संबंधित होंगे, खेती वेती जानते होंगे तो इसको ये नॉर्मल चीज़ है। खरीफ जैसे अभी सीजन शुरू होगा। मानसून का सीजन कौन सा होता है? खरीफ का सीजन होता है। मूल रूप से ये ध्यान में रखिएगा। और अगर फसल आपने देखे होंगे खेत वगैरह तो फसल भी, कई सारे ऐसे फसल भी होते हैं जो दोनों सीजन में उपजाए जाते हैं, खरीफ और रबी में दोनों उपजाए जाते हैं। खास तौर से जब से हाइब्रिड का चलन बढ़ा है तब से तो सभी सीजन में सभी फसलें उपजाई जाती हैं। तो कुछ प्रमुख फसलों के नाम जरूर याद में रखेंगे, खरीफ में कौन सी उगाई जाती है, रबी में कौन सी उगाई जाती है। और दोनों सीजन के शुरुआत से पहले, लगाने से पहले, अब जैसे जून जुलाई में पूरी बुआई शुरू हो जाएगी खेतों में, बारिश तो अभी हो नहीं रही है, मानसून के आते ही बुआई शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया? एमएसपी की घोषणा कर दी है। ओके, लेकिन क्या है कि इसके बारे में क्या बताया गया ताकि किसान किसी भी फसल की बुआई करने या करने का निर्णय ले सकें। एमएसपी के बारे में सुझाव तो कृषि एवं मूल्य आयोग द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसके बारे में अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा लिया जाता है। देखिए सुझाव कौन देती है? तो ये कृषि लागत कॉस्ट एंड प्राइस वाला जो आयोग है वो देती है सुझाव, लेकिन अंतिम फैसला कौन लेती है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा ही लिया जाता है। गन्ने के लिए एफआरपी के संदर्भ में इस प्रक्रिया को लागू किया जाता है रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर। वर्तमान में सरकार द्वारा कुल 22 फसलों के एमएसपी की घोषणा की जाती है। हर साल ये फसलों की संख्या बढ़ती और कम होती रहती है। कई बार यूपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन में सीधा सीधा ये पूछ लिया गया कि निम्न में से किन किन फसलों पर एमएसपी दी जाती है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, किन किन फसलों पर दलहन पर दिया जाता है, तिलहन पर दिया जाता है, सामान्य खाद्य फसलों पर, मोटा अनाज पर दिया जाता है कि नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन में जाने से पहले, है ना, नए डेटा को पढ़ कर जाएंगे। उसके बाद से क्या है, सरकार द्वारा घोषणा से 22 फसलों के लिए की जाती है, किंतु यह 24 फसलों पर भी होती है। दो अन्य फसलें तोरिया और डिहक्सड नारियल के एमएसपी सरकार द्वारा घोषित अन्य दो फसल सरसों और नारियल के मुताबिक होती हैं। तोरिया का एमएसपी सरसों और डिहस्क नारियल के मुताबिक ही एमएसपी घोषित की जाती है। कुछ फसल हैं जिनके बारे में, नारियल का खोपरा कहते हैं इसको सामान्य तौर पर, है ना, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि एवं लागत मूल्य आयोग द्वारा एमएसपी का सुझाव देते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। उत्पादन की लागतों को मुख्य आधार बनाया जाता है कि भाई गेहूँ 1 किलो मैंने उपजाया है तो उसमें कितना रुपया खर्च हुआ है। 1 किलो गेहूं के उत्पादन में मान लीजिए 20 रुपया खर्चा हुआ है तो कम से कम 25 रुपया तो दाम रखेगा ही रखेगा, 5 रुपया तो कम से कम बचना ही चाहिए उत्पादन के पूरी लागत में 5 रुपया। तो इसी आधार पर एमएसपी तय की जाती है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा पूर्व में C2 मानक, C2 स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा जाता था, किंतु सरकार ने वित्तीय वर्ष 18-19 से A2+FL मानक को प्रयुक्त करने की घोषणा की है। वर्तमान में आयोग द्वारा A2+FL मानक के आधार पर फसल की उत्पादन लागत निकाली जाती है। सरकार द्वारा एमएसपी के निर्धारण इसी उत्पादन लागत की तुलना में 50% के ऊपर किया जाता है, 50% के ऊपर किया जाता है।
अब अगला है कि भाई इसका लाभ क्या होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को कृषि की नई तकनीकों को लोकप्रिय बनाने में मदद करती है। कृषि की नई तकनीक अधिक उत्पादन से जुड़ी होती है। एमएसपी को एक सामाजिक न्याय के कदम के रूप में देखा जाता है, सोशल जस्टिस के तौर पर देखा जाता है कि एक निश्चित आय तो हो ही किसानों का कम से कम, इसके माध्यम से निर्धन किसानों की सहायता की जाती है। एमएसपी ने भारत की विशाल जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है, क्योंकि एमएसपी के माध्यम से भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मपूर्णता सेल्फ सफिशिएंट की स्थिति को प्राप्त कर पाया है। एमएसपी संबंधी कृषि फसलों की कीमतों में स्थिरीकरण भी एक आता है और फसलों का उत्पादन को भी प्रभावित करती है। राष्ट्रीय किसान आयोग क्या है? भारत में एमएसपी की सरकारी नीति को बदलाव लाने हेतु कई समितियों में आयोग का गठन किया गया है। इसी संदर्भ में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। आपने सुना होगा कई बार किसान आंदोलन क्या बोला जाता है कि जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश हैं उसको लागू किया जाए। राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार एमएसपी का निर्धारण C2 की तुलना में 50% ऊपर होना चाहिए। वर्तमान में कई किसान संगठन इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव जो कॉस्ट होता है उसकी तुलना में 50% का कम से कम लाभ तो देना ही चाहिए। ये मांग करते हैं कई सारे किसान आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य में हानियाँ क्या क्या होती हैं? भारत में एमएसपी का कुछ लाभ कुछ विशेष क्षेत्र एमएसपी का लाभ कुछ विशेष क्षेत्रों को ही पहुंचता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि एफसीआई के बड़े बड़े गोदान और बड़े बड़े बाजार समितियां भारत में हर जगह भी मौजूद ही नहीं है, तो किसान अपना फसल किसको बेचेंगे? मंडियां अधिकृत रूप से बहुत कम जगहों पर मौजूद हैं, या हैं भी तो वहां तक पहुंचने का संसाधन नहीं है। कुछ विशेष लोगों यथा बड़े किसान आदि को अधिक मिलता है। इसके कारण भारत में प्रादेशिक व आय की विषमताएं बढ़ी हैं। कुछ के क्षेत्र के किसान बहुत ही अमीर हैं, बाकी क्षेत्र के किसान उतने तुलनात्मक अमीर नहीं है। भारत में एमएसपी के निर्धारण में राजनीतिक प्रभाव रहा है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। एमएसपी से जुड़ी भारतीय नीति में निर्धन लोगों की मांग पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता है। निर्धन जो लोग हैं उनके मांग पक्ष पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है एमएसपी में। तुलनात्मक रूप से निर्धन लोग मोटे अनाज को अधिक पसंद करते हैं, लेकिन भारत में गेहूं और चावल के लिए एमएसपी को अधिक बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसी कारण भारत में मोटे अनाज और दालों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव भी पड़ा है। सुझाव क्या है? सुझाव अलग अलग बहुत सारे दिए गए हैं। मूल रूप से एमएसएमई के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उसके क्या क्या समाधान हैं, इसको आपको और तलाशने चाहिए और ये देखना चाहिए कि एमएसपी क्यों नहीं मिल पाता सभी क्षेत्रों के लाभ। ओके, अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि एक पीटी फैक्ट है आपसे जुड़ा हुआ, और पीटी में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। क्या है कि भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत त्रिशूल पीटर मैरिट्सबर्ग गया है और रेलवे स्टेशन में बापू के साथ घटी घटना को 130वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आपने गांधी मूवी अगर देखी होगी, यूट्यूब पर है, देखना चाहिए, हर स्टूडेंट को देखना चाहिए, बहुत सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यही वो स्टेशन है जहां पर गांधी जी को ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे। उनके पास टिकट भी था, लेकिन काले और भारतीय लोगों को फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफ़र करने का अधिकार प्राप्त नहीं था दक्षिण अफ्रीका में। तो इसी की 130वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो भारतीय नौसेना का अब युद्धपोत है जिसका नाम क्या है? त्रिशूल, INS त्रिशूल नाम है, और ये इसको भेजा गया है दक्षिण अफ्रीका। तो क्या है कि 130वीं वर्षगांठ अफ्रीका के शहर डरबन पहुंचा है। 7 जून 1893 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जंग को शुरू किया था। और रक्षा मंत्रालय बयान में कहा गया है कि INS त्रिशूल डरबन यात्रा भारतीय नौसेना का आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हो रहा है। तो अब क्या याद रखेंगे? एक तो इस स्टेशन का नाम याद रखेंगे, और क्या मैंने बोला है कि INS त्रिशूल भारतीय नौसेना का एक युद्धक जहाज़ है। इसको कहाँ पर भेजा गया है? तो इसको भेजा गया है डरबन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन आंदोलन और यात्राओं को भी ध्यान रखेंगे। सत्याग्रह उन्होंने वहाँ पर किया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके, अगले टॉपिक पर चलते। ये तो पीटी फैक्ट था और ये बताना ज़रूरी था। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ हर छोटा छोटा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये आपके पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। स्टेट PCS की मैं बात कर रहा हूँ। अगला क्या है? अगला अग्नि प्राइम मिसाइल से संबंधित है। पीटी फैक्ट है आपका ये, और इसके बाद हम लोग बहुत सारे एडिटोरियल में भी डिस्कस करेंगे। ये अग्नि प्राइम मिसाइल है। किस तरह का मिसाइल है ये? तो स्थल से स्थल पर मार करती है ये, स्थल से स्थल, कई बार तो यही पूछा जाता है। DRDO इसको डेवलप कर रही है, पता ही है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार देर शाम को ओडिशा के चांडीपुर में स्थित अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? ओडिशा तट पर है। और प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम नाम है। विभिन्न क्षमताओं से युक्त इस अत्याधुनिक मिसाइल परीक्षण के दौरान अपने लक्ष्य पर सटीक निशान लगाया। ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या काम की नहीं है, मुख्य रूप से क्या काम का है? 2000 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। 2000 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। स्थल से स्थल पर मार करती है ये।
और बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, एक बार जिस लक्ष्य को हमने इसमें फीड कर दिया कि भाई ऐसा करो, तुम्हें यहाँ पर जाकर बम गिराना है, तो ये क्या करेगी, वो डायरेक्ट जाएगी और पहले वायुमंडल से थोड़ा सा ऊपर की स्थिति की तरफ जाती है, फिर गिरते समय इसका इंजन ऑफ रहता है और ग्रेविटी के सहारे गिरती है अपने लक्ष्य पर। जबकि क्रूज मिसाइल की खासियत क्या होती है, वो वायुमंडल के भीतर ही चलती है और अपना रास्ता भी बदल लेती है, कई बार अपना रास्ता बीच में भी बदल सकती है, यात्रा के दौरान भी अपना रास्ता बदल सकती है और बहुत ही नीचे चलती है वो, इसलिए इसको रडार में डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। क्रूज मिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों में अंतर पूछा गया है यूपीएससी पीसीएस सब जगह। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, एक बार हमने निशाना सेट कर दिया और उसके बाद से वो वहाँ पर जाके गिर जाएगी, उसको डिटेक्ट करना आसान होता है। जबकि क्रूज मिसाइल सतह के समीप चलती है, वायुमंडल को पार नहीं करती है, अपने इंजन के सहारे और ईंधन के बदौलत ही पूरी की पूरी यात्रा तय करती है। ये लाइन ध्यान में रखेंगे, इसी बार यूपीएससी में ये पूछा गया है, ये लाइन ये अपने ईंधन के सहारे ही पूरी की पूरी यात्रा को तय करती है। बीच मार्ग में अपना टारगेट पे पहुंचने से पहले अपना मार्ग भी परिवर्तित कर सकती है, लक्ष्य का पीछा कर सकती है कई बार, इस चीज़ का ध्यान में रहेगा। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ये वायुमंडल को ऊपरी सतह के पार करके फिर अपने जो लक्ष्य हैं उस पर गिरने से पहले इंजन ऑफ हो जाता है इसका और ग्रेविटी के सहारे वहाँ पर गिरती है, प्रोजेक्टाइल में ये मिशन करती है। जबकि क्रूज मिसाइल अपना रास्ता भी बदल सकती है बीच बीच में, ब्रह्मोस उसका क्रूज का इस उदाहरण है और अग्नि जो है वो किसका उदाहरण है, तो बैलिस्टिक का उदाहरण है। इन दोनों को ध्यान में रखेंगे, दोनों मिसाइल के अंतर को, और ये अंतर पूछा गया है पीसीएस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में भी इस बार भी पूछा गया। 2023 का पेपर देखिए, वहाँ पर भी ये आपको सवाल मिल जाएगा। ओके, तो अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया है और ये सतह से सतह पर मार करने वाली है। मूल रूप से मुझे दोनों मिसाइल में अंतर को समझाना था आपको। तो ज़्यादा खतरनाक कौन सा हुआ, तो क्रूज मिसाइल ज़्यादा खतरनाक हुआ। दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास क्रूज मिसाइल बनाने की टेक्निक है, और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया का पहला कौन सा था, ब्रह्मोस था, जो हमने रूस के साथ मिलकर बनाया था। ओके, अगले सवाल पर चलते, अगले टॉपिक पर चलते हम लोग। अगला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसमें क्या है कि माहिर योजना की बात की गई है। योजना का नाम क्या है, माहिर। माहिर नाम है इसका। क्या है कि बिजली क्षेत्र में जिस तरह से तकनीक ने आमूलचूल बदलाव का संकेत दिया है, बिजली क्षेत्र में क्या आमूलचूल बदलाव हो रहा है भाई, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारे जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, वो तकनीक पुराने हो रहे हैं। तो तकनीकी रूप से बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है बिजली के क्षेत्र में। तो उसको लेकर बहुत सारी बिजली कंपनियां जो हैं वो थोड़ा सा दिक्कत का सामना कर रही हैं। तो उसी को लेकर भारत सरकार ने एक योजना लाया जिसका क्या नाम है, उस योजना का नाम है माहिर। माहिर, देखिए इसका फुल फॉर्म ही मैं बताऊंगा आपको, ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, कोई उसमें हर्ज नहीं लगता, पैसा भी नहीं खर्च होता है, करंट भी नहीं लगता है। बिजली क्षेत्र में जिस तरह से तकनीक आमूलचूल बदलाव का संकेत दिया है, उसकी चुनौतियों से भारत सरकार ने मिशन मोड में निपटने की योजना तैयार की है। इसके लिए मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, 2 बार इसको बोलिएगा। ये पूछ सकता है कि माहिर योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। माहिर नाम से एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। माहिर हो सकता है इसमें दे देगा कि छात्र से संबंधित है, खिलाड़ियों से संबंधित है, बिजली सेक्टर से संबंधित है, उड़ान क्षेत्र से संबंधित है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसको पीटी फैक्ट के तौर पर आप नोट कर सकते हैं। इस अभियान को शुरू किया, अभियान की शुरुआत कौन सा मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, ये अलग मंत्रालय है, और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय अलग अलग हैं। और इन दोनों मंत्रालय के तहत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों की अहम भूमिका होगी। शुरुआत में यह योजना 5 वर्षों, अब कब से कब तक लागू होगी भाई, 2023-24 से 2027-28 तक के लिए लागू की जाएगी। ये 2023-24 से 2027-28 तक के लिए ये लागू की जा रही है ये योजना, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से इसमें आगे विस्तार के और बदलाव हो सकेगा। बिजली मंत्रालय के अनुसार फिलहाल 8 नए तकनीक क्षेत्रों का चयन किया गया है जो आने वाले दिनों में सेक्टर पर बहुत ज़्यादा असर डालेंगे। इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी के जीवन को प्रभावित करेंगे। अब वो 8 कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें जिसको अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी इस योजना के तहत, क्या है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिथियम आयन बैटरी सिस्टम विकल्प तैयार करना, पहला ये काम होगा इस योजना के तहत। भारतीय पाक शैली के हिसाब से बिजली चलित रसोई उपकरण तैयार करना, बिजली चलित रसोई उपकरण, अभी जो गैस से चलता है ना, बिजली चलित रसोई उपकरण हमें तैयार करना है। भारतीय खाना पीने के शैली के हिसाब से, है ना, हमारे खाने पीने की शैली दुनिया से बिल्कुल अलग है। उच्च क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन सेल्स का निर्माण करना,
कार्बन कैप्चरिंग विधि को बढ़ाना, जियोथर्मल एनर्जी को बढ़ाना, सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन को बढ़ाना, नैनो टेक्नोलॉजी आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी का बढ़ावा देना, स्टील उद्योग के लिए CRGO तकनीक तैयार करना। ये मूल रूप से ये 8 क्षेत्र होंगे जिसको कौन काम करेगा, जिसको लेकर माहिर योजना को शुरू किया गया है। इन 8 क्षेत्रों पर काम करना है, क्योंकि ये सारे क्या है, ये सब ट्रांजिशन फेज़ है। ट्रांजिशन फेज़ का मतलब क्या होता है, एक फेज़ समाप्त होने वाला, दूसरा फेज़ शुरू होने वाला है, यानी कि बिल्कुल तकनीकी रूप से परिवर्तन आने वाला है बिजली के क्षेत्रों में। उपभोग से लेकर उत्पादन तक में, उपभोग का मतलब क्या है, खाना अब लोग किस पर बनाने लग गए हैं, गैस चूल्हा की जगह बिजली वाले जो चूल्हा आते उस पर लोग बनाने लग गए हैं। खाना के लिए अवन का उपयोग होने लग गया है, तो धीरे धीरे हमें सारे चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा ना। हो सकता है आने वाले दिनों में गैस का भी उपयोग समाप्त हो जाए 100%। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आप, इन 8 सेक्टरों को चिन्हित करके रखेंगे। एक समिति की तकनीक की ज़रूरत का सर्वे करेगी। माहिर को लागू करने के लिए 2 स्तरीय ढांचे का निर्माण किया गया है। पहले एक टेक्निकल, मतलब मूल रूप से क्या है भाई, मूल रूप से है कि एक समिति बनाया जाएगा जो क्या करेगी, तकनीकी ज़रूरत का सर्वे करेगी, क्या क्या तकनीक हमें इसके लिए चाहिए, और फिर वो इस योजना को उसको द्वारा कार्यान्वयन करवाया जाएगा। सामान्य अर्थों में समझे तो क्या बोला जा रहा है इस योजना के तहत। अभियान का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीक के समय पर पहचान करना, उससे जुड़ी घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना, और फिर इसका आम जनता के इस्तेमाल के लिए राह आसान बनाना है। मूल रूप से माहिर योजना का यही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 5 वर्षों के लिए इसको लागू किया गया है, और भारत सरकार ने बोला है आने वाले दिनों में हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इससे जुड़े हुए सवाल आज पूछे जाएं, कल पूछे जाएं, परसों पूछे जाएं, लेकिन पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि आम लोगों के लिए बनाया जा रहा है ये योजना कि आम लोगों के घर में जो तकनीकी परिवर्तन आ रहा है उसको हम कैसे पहुँचाएँ। तो इसको ध्यान में रखेंगे, PT फैक्ट के तौर पर नोट कर लेंगे। मेंस में भी इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक PT फैक्ट है आपका। क्या है कि एक भारतीय हैं जिनको डच नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार के तौर पर जाना जाता है। जो ज्योतिया गुप्ता नाम है इनका, जोईता गुप्ता नाम है। और क्या लिखा हुआ, भारतीय मूल के प्रोफेसर जोईता गुप्ता उन 2 वैज्ञानिकों में शामिल हैं जिन्हें प्रतिष्ठित सिपनोज पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये PT फैक्ट हो गया आपका। PT के फैक्ट में ये पूछा जा सकता है। इसे डच नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसकी घोषणा बुधवार को की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम ने कहा कि यह सम्मान विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व प्रेरणादायक कार्य के लिए दिया गया है। जोईता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में शोध और अन्य गतिविधियों पर खर्च करने 15 लाख यूरो दिया जाएगा। जोईता गुप्ता जी का नाम ध्यान में रखेंगे। और कौन सा दिया गया है, इसको बोला जाता है डेनिश नोबेल पुरस्कार, डच नोबेल पुरस्कार के तौर पर भी जाना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है और इसका नाम क्या है, स्पिनोजा पुरस्कार इसका नाम है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। PT फैक्ट है ये, PT फैक्ट के तौर पर इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक जो है ये आपका मेंस के रिगार्डिंग है और इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े हुए आर्टिकल भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। मूल रूप से इन्होंने क्या बोला है भाई, हाउ कैन बी ट्रांजिशन टू ए लो कार्बन सिटी। मतलब इन्होंने बोला है कि कार्बन उत्सर्जन को अगर आपको कम करना है तो सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन या अच्छे टेक्नोलॉजी को बढ़ाने से सिर्फ कार्बन कम इमिशन नहीं होगा। इन्होंने बोला है कि हम जो वर्तमान नए शहरों का निर्माण कर रहे हैं या जो हमारे देश में मेगा सिटी है, जैसे मान लीजिए बेंगलोर एक मेगा सिटी है, हैदराबाद है, पूना डेवलप हो रहा है, और भारत के मान लीजिए नोएडा और गुड़गांव को ले सकते हैं आप, है ना। और दक्षिण भारत में और भी कुछ शहर हैं जो डेवलप हो रहे हैं और हम नए नए शहरों का निर्माण कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि क्यों ना हम तकनीक, क्या बोला इन्होंने, तकनीक और जो कार्बन उत्सर्जन को लेकर और भी चीज़ें हैं, जैसे एक तो हो गया तकनीक और दूसरा क्या होगा नवीकरणीय ऊर्जा, क्यों ना हम इससे आगे बढ़कर लोगों और शहरों के बिहेवियर में ऐसा परिवर्तन लाएं कि नवीकरणीय ऊर्जा का हमें ज़रूरत कम पड़े और कार्बन उत्सर्जन अपने आप ही कम हो जाए लोगों के बिहेवियर के कारण। हम कुछ शहरों का डिज़ाइन इस तरह से कर सकते हैं जिसमें ट्रैफिक जैसी चीज़ों की समस्या ना हो, तो हमें उसकी भी ज़रूरत कम पड़ेगी। हम लोगों के बिहेवियर को ऐसे बदल सकते हैं कि ऊर्जा का उत्सर्जन अपने आप ही, CO2 का उत्सर्जन अपने आप ही कम हो जाए। तो इन चीज़ों को लेकर इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। इन्होंने ये भी बताया कि 2070 तक हमें क्या प्राप्त करना है। ग्लासगो समिट को याद कीजिए जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रिशन को घोषित हो जाएंगे, CO2 न्यूट्रल कंट्री के रूप में हम घोषित हो जाएंगे। CO2 न्यूट्रल होता क्या है भाई, CO2 न्यूट्रल क्या होता है? अगर आपसे ये भी पूछा गया है, स्टेटमेंट बना के पूछा गया एग्जामिनेशन में कि CO2 न्यूट्रल देश जब घोषित होता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि अगर 10 किलोग्राम
CO2 का उत्पादन भारत में हुआ है, CO2 का उत्सर्जन हुआ है भारत में, तो भारत में इतने पेड़ भी होना चाहिए जो क्या करेंगे, 10 किलोग्राम CO2 का उत्सर्जन को अपने अंदर सोख के रख सकते हैं। मतलब वो पेड़ जो हैं वो 10 किलोग्राम CO2 का जो पर्यावरण से निष्कासित कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक बैलेंस बन जाएगा, उत्सर्जन का किसी मानव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को क्या कहा जाता है, कार्बन न्यूट्रल कंट्री के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि भारत में कार्बन इमिशन की स्थिति क्या है और कैसे उसको कम किया जा सकता है। ओके, एक चीज़ और यहाँ पर बताने की चीज़ है जो इसमें इन्होंने बताया है कि हम क्या कर सकते हैं ना, सप्लाई साइड, किसी भी चीज़ का सप्लाई और डिमांड दो साइड होता है। इन्होंने बोला है कि सप्लाई साइड पर कार्बन उत्सर्जन कम करने का मतलब क्या होता है कि हम मान लीजिए नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर देंगे तो सप्लाई साइड पर कार्बन उत्सर्जन कम हो गया। डिमांड साइड पर भी हमें कम करने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ हो ही ना कि मांग ही हो ऐसी एनर्जी का जिसका उत्पादन, जैसे इन्होंने बोला है कि शिफ्टिंग करते हैं हम लोग। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपकी गाड़ी, लेकिन उसके अंदर जो हम चार्ज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को, और हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, तो किसी कोयला के द्वारा उत्पादित बिजली संयंत्र से हमारे घर में बिजली आ रही है। हमारे घर में बिजली कहाँ से आ रही है, थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, और हमने घर में इस कार को चार्ज कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को। तो क्या इस सच में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही है? बिल्कुल पहुंचा रही है। बस हमने सड़क से क्या किया है, कार्बन उत्सर्जन को शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, कोयला के संयंत्रों में शिफ्ट कर दिया है। तो ये तो इन नवीकरणीय ऊर्जा का पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड, यानी कि कार भी हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना पड़ेगा, और जहाँ से हमारे घर में बिजली आ रहा है वो भी नवीकरणीय होना चाहिए। कुछ इन्होंने तरीके बताए हैं, ये नए नए तरीके हैं, इनका एक थॉट है। अब हम लोग CO2 को उत्सर्जन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, कितना क्या अपने देश में होता है, वो आंकड़े, फैक्ट और डेटा आपको पता होने चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाई भी जाएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अर्थव्यवस्था के हर अहम सेक्टर को इको फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। विभिन्न देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को प्रदूषण फैलाने वाले कोयला व गैस तेल से चलने वाली बिजली स्टेशनों की जगह पवन या सौर ऊर्जा फार्म जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के जरिए सशक्त करना पड़ेगा, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना पड़ेगा। वर्तमान वैश्विक स्तर पर कार्बन तटस्थ की स्थिति क्या है, तो विकसित देशों द्वारा कार्बन तटस्थ की घोषणा के बाद भी कार्बन उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कमी नहीं आ पा रही है। इन्होंने बोला है कि बहुत सारे जगह अभी घोषित कर रहे हैं लेकिन अभी भी नहीं हो पा रही है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, यूरोपियन यूनियन द्वारा 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए कानून बनाया गया है। यह सौदा यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। भारत ने भी 2070 तक घोषित किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक कार्बन उत्सर्जन के मामले में चीन सबसे ऊपर है, इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर भारत मौजूद है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पर पर्सन, पर व्यक्ति जितने पॉपुलेशन है हमारी, उसके कंपेयर में अगर हम लोग कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो हम दुनिया के सबसे लोएस्ट कार्बन उत्सर्जक देश हैं। पर हो सकता है वॉल्यूम में ज़्यादा है, लेकिन पर पर्सन के हिसाब से निकालेंगे तो USA और कतर जैसे देश टॉप पर हैं, जहाँ पर व्यक्ति का उपभोग स्तर इतना ज़्यादा है कि वो कार्बन कम लोग होकर भी बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। खुद सोचिए, अमेरिका में 33 करोड़ लोग मिलकर उतना कार्बन का उत्सर्जन कर लेते हैं जितना 142 करोड़ भारतीय मिलकर नहीं कर पाते हैं। तो पर पर्सन के हिसाब से भारत में बहुत ही कम कार्बन उत्सर्जन होता है, क्योंकि हमारे स्वभाव में है इको फ्रेंडली रहना। हम पर्यावरण को प्रदूषित कभी नहीं करते हैं, हमारे लिए उसको भगवान के तुल्य होता है। हम मानते हैं ना, प्रकृति के पूजक होते हैं हम लोग। लेकिन अमेरिका में क्या है, 33 करोड़ लोगों के द्वारा जितना कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है उतना पूरे भारत के 142 करोड़ लोगों के द्वारा भी नहीं किया जाता है। यूरोपियन यूनियन में 20 से 25 करोड़ जनसंख्या के द्वारा जितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है उतना पूरे भारत के द्वारा नहीं किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट्स आप लिख कर आएंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में किस स्थिति में है। तो भारत की प्रतिबद्धता क्या है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करने के बाद भारत ने कहा कि साझा प्रयासों से सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। और उसके बाद बोला हमने क्या कि हमने 2070 तक हमें निपटा देना है। भारत ने अप्रैल 2016 में औपचारिक रूप से पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन को 30 से 35% तक कम करना है और 2070 तक तो बिल्कुल ही खत्म कर देना है। इसके साथ ही भारत का लक्ष्य 2030 तक अतिरिक्त वनों के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन में कमी लाना है। भारत अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बाकी ग्लासगो समिट में भी हमने बोला कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और विश्व में पर पर्सन के हिसाब से हमारी कार्बन
उत्सर्जन बहुत ही कम है। कतर और अमेरिका जैसे देश टॉप पर हैं, लेकिन ओवरऑल में अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं। पहले पर आता है चीन, दूसरे पर अमेरिका, उसके बाद भारत का स्थान आता है। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि केरल का एक योजना है केरल की, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। भाई अगर आपसे आज अगर पूछा जाए कि लोगों को जीवन जीने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? एक तो ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा खाना चाहिए, खाना और रहने की जगह चाहिए, है ना, आवास चाहिए और खाना चाहिए। तीसरा चीज़ क्या है? इंटरनेट। ये तीन चीज़ें मूल आवश्यकता में जुड़ गई हैं आजकल लोगों की। सोचिए कि कोई गरीब परिवार है, इंटरनेट आपको पता है कि किसी के भी प्रोन्नति का कारण भी बन सकता है। इंटरनेट अगर फ्री में सबको दे दिया जाए, गरीब से गरीब तबकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा दिया जाए। सोचिए बहुत सारे गांव में आज ऐसे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं अभी भी, जिनका डेटा पैक बहुत ही सीमित है, इसलिए वो एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में देख पाते हैं, 2 देख लेंगे, उसके बाद नहीं देख पाते हैं वो। मैं अभी जो बहुत सारे लोग ऐसे देख पा रहे होंगे। सोचिए आप तक हाई स्पीड अनलिमिटेड इंटरनेट पहुंच जाए, जो शहरों में 500-1000 रुपये देने के बाद मिलते हैं। जैसे 500 रुपये मैं पे करता हूं तो 100 MBPS का इंटरनेट मिल पाता है। सोचिए ये फ्री में सबको मिल जाए। गाँव में गरीब तबकों के, मैं BPL परिवार की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा? उनके लिए एजुकेशन आसान हो जाएगा, दुनिया से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन की सही पहुंच होगी, सरकारी योजनाओं की सही पहुंच हो जाएगी उन तक। क्या क्या बेनिफिट हो सकता है फ्री में इंटरनेट पहुंचाने का गरीब तबकों तक? बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो केरल गवर्नमेंट ने बहुत दिन पहले 2019 से लगभग में एक योजना चलाई हुई है, और इसको आप यूज़ करेंगे अपने एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग करते समय एग्जाम्पल के तौर पर। केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क प्रोजेक्ट, केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क प्रोजेक्ट। ओके, इसका ध्यान रखें, क्या है? KFON नाम है इसका। इसका मुख्य रूप से एम क्या है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द एम वाज टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू 14,000 BPL फैमिलीज विथ 100 ईच फ्रॉम द स्टेट, 140 असेंबली और वगैरह वगैरह इन्होंने लिखा है। इस योजना को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला, अभी ध्यान में रखिएगा, इसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। BPL परिवार जो समाज के सबसे निचले तबके पर लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार होते हैं, सिर्फ उनको भोजन ही नहीं चाहिए होता है PDS के द्वारा, उनको इंटरनेट भी चाहिए भाई, क्योंकि आज की आवश्यकता है। केरल में तो गवर्नमेंट वहाँ पर सरकारी OTT भी लॉन्च कर रही है, जिसमें मूवी और पिक्चर्स फ्री में दिखाए जाएंगे लोगों के, क्योंकि इंटरटेनमेंट का भी तो अधिकार होना चाहिए। सोचिए सारे मूवियों पर अगर पैसा देने लग जाए तो गरीब लोगों से इंटरटेनमेंट का भी अधिकार छीन जाएगा। तो वहाँ का तो आपको पता है मार्क्सवादियों की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो कम्युनिस्टों का थोड़ा सा होता ही है कि समाज के सबसे निचले तबके के लोगों तक सारी संसाधन की पहुँच हो, संसाधनों का समुचित आवंटन हो, मुख्य रूप से कम्युनिस्टों का यही चीज़ होता है। तो हम उस पर ध्यान नहीं देना, हमें मुख्य रूप से इस योजना को डिटेल में पढ़ लेना है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि केरल सरकार द्वारा 1,548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना को मंजूरी दी गई है, और इसको 2020 तक पूरा हो जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसमें देरी हो गई, अब पूरा होने की कगार पर पहुंच गई है। KFONP को दिसंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 2 मिलियन गरीब परिवारों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। हाई स्पीड इंटरनेट। एक और भारत सरकार का कार्यक्रम है भारत नेट है, जिसमें यह है कि हर गांव को हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क से जोड़ना है। लेकिन उसमें गांव को जोड़ने का मतलब क्या है? अगर गांव की पंचायत ऑफिस को जोड़ दिया गया है ना भारत नेट के द्वारा, तो वो मान लेते हैं पूरा गांव इंटरनेट से जुड़ गया है। लेकिन केरल सरकार क्या है, हर घर जो गरीब परिवार है उनको जोड़ना है। कितना है? 2 मिलियन, लगभग 20 लाख लोगों को जोड़ना है हाई स्पीड इंटरनेट के द्वारा। यह परियोजना केरल राज्य बिजली बोर्ड और केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा परियोजना का लाभ क्या होगा भाई? इस परियोजना के क्रियान्वयन से देश के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को मदद मिलने के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों को विकास करने अवसर प्राप्त होंगे। एजुकेशन का फैलाव होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को जागरूकता बढ़ेगी, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकेगा, नई नई चीज़ों के बारे में जान सकेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकेंगे, इंटरटेनमेंट उनको मिल सकेगा, बहुत सारे ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सकता है। 100 इसमें आप पॉजिटिव पॉइंट्स गिना सकते हैं। पॉजिटिव ही सोचने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। विपक्ष में कुछ पूछे तो 2-4 पॉइंट लिख देंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन मुख्य रूप से अगर मेरे हिसाब से देखें तो सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है भारत की। इसको तो हर राज्य में लागू किया जाना चाहिए था, क्योंकि इंटरनेट जितना पानी ज़रूरत है आज के समय में, उतना ही इंटरनेट भी ज़रूरी है। और एक इंटरनेट पहुंच जाने से जीवन बदल जाते हैं कई सारे लोगों का, ये आप लोग अनुभव करते होंगे। इंटरनेट सेवा प्रदाता और केबल टीवी ऑपरेटर भी अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए KFONP में शामिल हो सकते हैं।
इसके अलावा 30,000 से अधिक सरकारी कार्यालय, स्कूलों को भी इस परियोजना में हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। परिवहन क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन में भी इससे मदद मिलेगी। अन्य तथ्य क्या है, इस परियोजना को मान्यता है कि इंटरनेट का उपयोग एक बुनियादी मानव अधिकार है। बिल्कुल सही है। आज के दौर में जितना आपको खाना जरूरी है उतना ही इंटरनेट भी जरूरी हो गया है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा, जो एक सराहनीय कदम है। किसी अन्य भारतीय राज्य ने अब तक इस तरह की कोई परियोजना प्रारंभ नहीं की है। इस परियोजना के पूरे होने पर केरल राज्य पहले से ही मानव विकास संकेतक में शीर्ष पर है। डिजिटल विकास के क्षेत्र में और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच अधिक है, इसलिए भी ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना चाहिए। और आप रिपोर्ट दे सकते हैं। ट्राई का एक रिपोर्ट आया था पिछले साल, जिस पर BPSC में सवाल भी पूछा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मोबाइल डेंसिटी कम क्यों है, उसका कारण पूछा गया था। आप उसका निवारण ये बता सकते हैं कि इस तरह की योजनाओं के द्वारा उसका निवारण किया जा सकता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है ये बहुत ही अलग टॉपिक है और यूक्रेन में क्या चल रहा है आपको पता ही होगा। क्या है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। यूक्रेन में रूस ने क्या किया कि दक्षिणी यूक्रेन का एक हिस्सा था जहाँ पर डैम बना हुआ था। कौन सा नदी है, तो वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है डेनिपर या नेपियर है, मैं अभी बताऊँगा डिटेल में। उस नदी पर एक डैम बना हुआ था। देखिए, ये नया वॉरफेयर है। हो सकता है ब्रह्मपुत्र नदी पर जो डैम बना हुआ है, जब चीन के साथ हमारी लड़ाई हो तो उसको वो तोड़ दे। हमारे लिए एक सबक के तौर पर भी काम करता है। टिहरी पर जो डैम बना हुआ है, सोचिए युद्ध की स्थिति में उस डैम पर कोई बम गिरा दे, कितनी बड़ी आपदा आएगी। तो ये एक सबक भी है पूरी दुनिया के लिए कि युद्ध में आपको एक समझौता तो इसके रिगार्डिंग करनी ही चाहिए कि प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकता है, उन चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा। एक डैम पर रूस ने बम गिराया ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और उसके बाद यूक्रेन में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है। पूरा यूक्रेन का लगभग आधा दक्षिणी हिस्सा जो है वो डूबने के कगार पर पहुंच गया है। तो हमें क्या करना है, इसका लोकेशन देख लेना है थोड़ा सा मैपिंग में, और किस नदी पर बना हुआ है इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि यूक्रेन के काखोवका बांध दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर बना एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र है और विशाल जलाशय है। यह 6 जून 2023 को यहाँ पर एक विस्फोट और नष्ट हो गया, जिससे युद्ध का क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बाढ़ व मानवीय संकट उत्पन्न हो गया। यूक्रेन और रूस ने इस हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी अधिक बढ़ गया है। काखोवका बांध विषय में मुख्य तथ्य क्या है। काखोवका बांध वर्ष 1956 में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और नौ परिवहन के लिए निप्रो नदी का उपयोग करने के लिए सोवियत संघ की यूएसएसआर था उस समय, एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। यह बांध 30 मीटर ऊंचा और 3.2 किलोमीटर लंबा है, जिसमें एक जलाशय का निर्माण हुआ है जो 2105 इतना, ये सब हमें फैक्ट डेटा नहीं याद रखना है। इस बांध की सहायता से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रीमिया प्रायद्वीप को जल की आपूर्ति की जाती है, जिस पर रूस ने वर्ष 2014 में कब्जा कर लिया था। इसी बांध से, इसीलिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो आयोग है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के बैठा हुआ है, क्योंकि इसी बांध से जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को आवश्यक जल की आपूर्ति भी की जाती थी। एटॉमिक संयंत्र है जो यूरोप का सबसे बड़े संयंत्रों में से एक है, उसको भी इसी बांध से जल भेजा जाता था ताकि वहाँ पर शीतलन का काम हो सके। अब इस बांध में जब जल नहीं रहेगा तो वो परमाणु जो संयंत्र है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। अभी आवश्यक जल की आपूर्ति भी की जाती है जो कि रूसी नियंत्रण में है। यह बांध दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेनी और रूसी सैन्य बल के सीमा क्षेत्र पर स्थित है, जहां वर्ष 2014 से लड़ाई चल रही है। अब इसका लोकेशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है वो रिवर, यहाँ पर ये डैम बना हुआ था, इसी पर अटैक कर दिया गया है। उसके अलावा उसके बाद से ये पूरा इलाका जो है और ये यूक्रेन का इलाका, यहाँ पर बाढ़ फैल गई है पूरी की पूरी। तो ये ध्यान में रहेगा कहाँ पर है, ये किस नदी पर है। हाल ही में काखोवका जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र के अंदर एक विस्फोट हुआ, जिससे बांध में दरार आ गई और भारी मात्रा में जल निचले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लग गया। उसके बाद से क्या लिखा है, बाढ़ के जल ने नदी के दोनों किनारों पर स्थित दर्जनों कस्बों गाँव को क्षति पहुँचाई और खेरसौन शहर के पास काला सागर के निप्रोवस्का खाड़ी में भी जलस्तर बढ़ गया है, जिससे तटीय क्षेत्र पर अपरदन और लवणता का कारण खतरा भी उत्पन्न हो गया है। इस बीच लाखों लोग विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। क्रीमिया और जोपोरिजिया के जल आपूर्ति में भी बाधित हुई है। तो ये आप इस बांध का लोकेशन ध्यान में रखेंगे, इस नदी का लोकेशन ध्यान में रखेंगे और यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है क्या इस तरह की चीज़ों के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। आने वाले समय युद्ध में इन चीज़ों का धड़ल्ले से उपयोग होगा, जब हम हथियार की जगह पर इन चीज़ों का उपयोग करेंगे। बांध तोड़ दिया, परमाणु संयंत्र को उजाड़ दिया, परमाणु बिजली उत्पादन केंद्र होते हैं उस पर हमला कर दिया, तो इन चीज़ों के कारण आपदा उत्पन्न हो सकती है। नीपर नदी है, इसको ध्यान में रखेंगे। और आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।